नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः गया गाइडेंस प्रोग्राम के 12th क्रैश कोर्स में। आज हम इतिहास में पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं। मैं प्रदीप कुमार, इतिहास शिक्षक प्रोजेक्ट शिवा कन्या +2 विद्यालय से आपका स्वागत करता हूं। पाठ 9 में हमें पढ़ना है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी, यानी कि मुगल शासकों के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में, उनके राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर जिसने 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। बाबर की जो माता थी वह मंगोल मूल की थी। मंगोल आप लोग जानते हैं चंगेज खां के कबीले का नाम था और काफ़ी यह बर्बर कबीला था। और बाबर के जो पिता थे वो तिमूर वंश के थे, तुर्की शासक थे, यानी तुर्की मूल के थे। तो मातृपक्ष मंगोल मूल का था और बाबर का पितृपक्ष तुर्की मूल का था। परंतु बाबर अपने आप को तुर्की कहलाना ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वह मंगोल से काफ़ी नफरत करता था। इसका कारण यह था कि वह उसे काफ़ी बर्बर जनजाति के रूप में देखता था। फिर भी आप लोग सोच सकते हैं कि इस पूरे जो भी शासक दिल्ली सल्तनत के बाद यानी 1526 के बाद भारत में रहे, उन्हें मुगल के नाम से ही पुकारा जाता है। इसका कारण यह है कि जब अंग्रेज इतिहासकार भारत में आए तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। जब अंग्रेज यानी कि यूरोपीय लोग आए, खासकर अंग्रेज, तो उन्होंने मुगल शब्द का ही प्रयोग करना शुरू किया। इसलिए पूरा इतिहास मुगलों का मुगल वंश से ही जाना जाता है। यद्यपि बाबर को इस मुगल या मंगोल नाम से काफ़ी घृणा थी। आगे चलते हैं। बाबर का मूल स्थान जो था या मूल शासक वह कहाँ का था? वह फरगना का मूल शासक था। परंतु वहाँ पर जब उसके पिता की मृत्यु हुई, फरगना का वह शासक बना, तो वहाँ जो उज्बेक लोग थे उन्होंने बाबर को वहाँ से युद्ध करके भगा दिया। ऐसी परिस्थिति में बाबर ने अपनी सत्ता कंधार में स्थापित की। जो अफगानिस्तान का वर्तमान क्षेत्र आप देख रहे हैं उसमें कंधार में अपनी सत्ता स्थापित की और वहीं से इसने सोचा कि मैं भारत की ओर प्रस्थान करूं। और ऐसा उसने किया भी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, या यूँ कहे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए जो आप लोग सभी जानते हैं, गुलाम राजवंश, खिलजी राजवंश, ठीक है। तो उसी में अंतिम जो राजवंश था वो लोदी राजवंश था। और 1526 ईस्वी में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार किया। और इस तरह भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई। यहाँ पर इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी, परंतु उस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था। इस कारण बाबर की जीत संभव हो पाई। बाबर के पास कम सेना थी। बाबर का जो अगला उत्तराधिकारी था वह उसका बेटा हुमायूं बना। उसने 1530 से 40 और बाद में 1555 से 56 ईस्वी तक भारत में शासन किया। 1540 ईस्वी के आसपास उसे शेरशाह सूरी के द्वारा शेरशाह सूरी के साथ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। शेरशाह सूरी जिसके नाम पर आज भी जीटी रोड का नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और इस संघर्ष में, इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और उसे भागकर ईरान के सफावी शासकों के यहाँ शरण लेनी पड़ी, क्योंकि भारत में और अफगानिस्तान तक में किसी ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। बाद में पुनः जब शेरशाह सूरी के वंशज कमज़ोर हुए तो 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी के वंशज जिसका नाम सिकंदर सूर था उसे हराकर पुनः यह भारत में प्रविष्ट हुआ, दिल्ली पर कब्जा किया। परंतु दुर्भाग्यवश 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं का बेटा जिसका नाम अकबर था वह शासक बना। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक रहा। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक इतिहासकार अकबर को ही मानते हैं, क्योंकि इसी के समय से मुगल वंश स्थायित्व में आया, कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, प्रशासन में कई परिवर्तन किए। यानी यूँ कहें कि मुगल वंश की जो नींव डाली थी वह बाबर में डाली थी, परंतु उस नींव को सींचा, उस नींव की जड़ों को मजबूत किया वह अकबर था। अकबर को भी शुरुआती दौर में यानी 1556 ईस्वी में काफ़ी युद्धों का सामना करना पड़ा, काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। 1556 ईस्वी में अफगान शासक जिसका नाम नादिर शाह था, उसके मंत्री हेमू के साथ उसका बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जब उसकी राजारोहण ही हुआ था, अकबर सत्ता में राजा बना ही था, सम्राट बना ही था, उसी समय हेमू के साथ काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं 1556 में। परंतु इसमें
अकबर की विजय हुई। बाद में अकबर के बेटा जिसका नाम जहांगीर था वह 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासक रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां बना जो 1627 से 1658 तक रहा, और शाहजहां के बाद अगला शासक औरंगजेब रहा जो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासक रहा। और भारतीय इतिहास में औरंगजेब की मृत्यु को ही मध्यकालीन इतिहास का अंत माना जाता है और वहीं से आधुनिक इतिहास का आरंभ भी माना जाता है। परंतु जो मुगल शासक थे वो 1857 ईस्वी तक कायम रहे। अंत में 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जो मुगल का अंतिम शासक था जिसका नाम बहादुर शाह जफर, और कहीं कहीं उसे ही बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसे अंतिम रूप से मुगल शासक को सत्ता से उखाड़ फेंका, यानी मुगल वंश का अंत हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर, वहाँ हम आपको और बातों की जानकारी देंगे। यह जो एक चित्र आप देख रहे हैं इसमें बाबर को राजकीय मुकुट सौंपा जा रहा है तैमूर वंश के लोगों द्वारा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यानी जब बाबर भारत में शासक बना था उस समय मुकुट सौंपा गया था। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मुगल शासकों के बारे में, जो हमने अभी आपको संक्षेप में बता दिया, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, और उनके साम्राज्य के बारे में। इतिवृत्तों की रचना। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया अपने शासकों का जीवन चरित्र है, या शासकों द्वारा किए गए जो भी युद्ध है, जो भी कार्य है, जो भी नीतियां हैं, उन सभी का वर्णन जिस मुगल दरबारी इतिहासकार ने जिस भी पुस्तक में किया है वह इतिवृत्त कहलाता है। और इतिवृत्त पांडुलिपियों में के रूप में लिखी जाती है। पांडुलिपि का क्या मतलब होता है? पांडुलिपि वह होता है जो हाथों से लिखा जाता है। आज की तरह उस समय बहुत सारा प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वहाँ हाथों के माध्यम से पांडुलिपियों की रचना की जाती थी, और इस कार्य में बहुत सारे लोग लगे रहते थे। उदाहरण के तौर पर इस कार्य में सबसे पहले तो पांडुलिपि लिखने के लिए कागज की आवश्यकता होती है, तो कागज बनाने वाले लगे रहते थे। उसके बाद उस इतिहास को लिखने वाले जैसे अबुल फजल हो गए, वो लगे हुए रहते थे, वो इतिहास लिखते थे उन कागजों पर सारी घटनाओं का, चाहे वह युद्ध से संबंधित हो, शाही परिवार से संबंधित हो, राजा के विभिन्न नीतियों से संबंधित हो, राजा का राजत्व सिद्धांत हो, या अन्य कोई भी नीति हो, उसका वर्णन करता था। उसके बाद जब इतिहासकार इतिवृत्तों की रचना करते थे कागज पर, तो वो कई पेज को खाली छोड़ देते थे। इसका कारण यह था ताकि चित्रकार जो है उसमें उन चित्रों को, कुछ चित्रों को उकेर सके, और जो भी उन्होंने रचा है, जैसे युद्ध का दृश्य है तो उसका सजीव चित्रण कर सके, कहीं राजा किसी आदेश को दे रहा है तो उसका वर्णन कर सके। तीसरा चरण चित्रकारों का आता है। चौथा आता था जो सुलेखक होते थे। सुलेखक कहने का मतलब है बहुत सारे इतिहासकार हैं, चाहे अबुल फजल हो, आबिद लाहौरी साहब हों, तो इन सभी का जो भी इतिहास इन्होंने लिखा उसे उन कागज़ों पर लिखने के लिए सुलेखकों की आवश्यकता होती थी। यानी सुलेखक वे लोग होते थे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होती थी। आज भी आप देखते हैं कुछ सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है तो उसमें उन लोगों से लिखवाया जाता है जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, अगर हैंड से लिखा जा रहा हो। तो पांडुलिपियों की रचना में भी सुलेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वे बहुत ही सुंदर ढंग से जो भी इतिहासकारों ने घटना का जिक्र किया या जो भी बातें लिखी उसे बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर लिखते थे। इसके बाद बारी आती थी जिल्दसाजों की। जिल्दसाज वो होता था जो पूरी पुस्तक को या पूरी पांडुलिपि के विभिन्न पन्नों को सजाता था और उसे पुस्तक का रूप दिया जाता था। और जब यह पुस्तक का रूप बन जाता था सारी पांडुलिपियों को मिलाकर, तो वह इतिवृत्त कहलाता था और इसे बहुत ही अनमोल माना जाता था, बहुमूल्य माना जाता था और बहुत ही ढंग से सहेज कर रखा जाता था। यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह इतिवृत्त की रचना करने वाले में शामिल विभिन्न लोगों का चित्र है, जिसमें आप देखिए यहाँ अलग कार्य किया जा रहा है, यहाँ अलग कार्य किया जा रहा है। यानी इतिवृत्त की रचना में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं था। चित्रकार से लेकर कागज बनाने वाला से लेकर जिल्दसाज से लेकर सभी लोग और सुलेखक से लेकर सभी लोग इसमें शामिल होते थे। शुरू में जो इतिवृत्त की रचना की गई थी वह तुर्की में की गई थी और
प्रत्येक मुगल शासक ने इतिवृत्तों की रचना करवाई, चाहे बाबर हो। बाबर ने स्वयं अपना इतिहास लिखा तुर्की भाषा में, जिसे तुजके बाबरी कहते हैं, और बाद में उसका फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभ में बाबर जो शुरुआती शासक था उसने तुर्की भाषा को प्रोत्साहन दिया क्योंकि वह तुर्क से था, परंतु बाद में हुमायूं और अकबर ने, खासकर अकबर ने, उसी तुर्की से फारसी की ओर वह पलायन कर गए। कहने का मतलब है उन्होंने फारसी भाषा को अपनाया और फारसी भाषा ही वहाँ की आधिकारिक भाषा बन गई। इतिवृत्तों में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, अब बादशाहनामा जो शाहजहां के समय अबुल फजल के शिष्य लाहौरी साहब ने इसकी रचना की थी। और इन सभी इतिवृत्तों में रंगीन चित्रों का प्रयोग किया जाता था, जो मैंने आपको पहले भी कहा। आदर्श राज्य के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत जो उस समय खासकर अकबर के समय से शुरू हुए, उसमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। पहला था एक दैवीय प्रकाश, यानी राजा देवता का एक रूप है, दैवीय प्रकाश उसमें है, देवताओं की किरण उसमें समाहित है, इसलिए वह शासन करने के लिए पैदा हुआ है। सुलह है कुल या एकीकरण किया एक स्रोत, मतलब कि सभी राज्य में चाहे जो भी धर्म के मानने वाले लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी एक शांति व्यवस्था के तहत रहेंगे, सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है तब तक जब तक कि वो राज्य को किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप शांति से रहेंगे तो राज्य निश्चित रूप से समृद्ध होगा। और तीसरा है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। जो भी समाज में विभिन्न तरह के ताने बाने थे, विभिन्न जातियाँ थी, उन सभी में एक महत्वपूर्ण अनुबंध था वो, ताकि वो ढंग से सही रूप से रह सके। दैवीय प्रकाश के रूप में आप देखिए प्रभा मंडल का भी चित्रण किया गया है। यहाँ आप देखिए ये जहांगीर का चित्र है, जिसमें वह अपने पिता अकबर का चित्र लिए हुए हैं। और यहाँ आप प्रभा मंडल को देखिए कि शासक को किस प्रकार महिमा मंडित किया जाता था, ताकि ऐसा लगे कि उसमें ईश्वर का अंश है। ठीक है, यह फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है। राजधानियां और दरबार, यह जो भी राजधानियां होती थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती थी। जैसे राजधानी का अपना एक नगर होता था, जैसे अकबर ने भी बुलंद शहर की स्थापना की, फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी ले गया था। इसके अलावा जो मुग़ल दरबार था उसमें सेनापति होते थे, दीवान होते थे, गुप्तचर विभाग होता था, चित्रकार होते थे। आपने अकबर के समय नवरत्नों का भी जिक्र सुना होगा। इसके अलावा उन सम्राट दरबार में पदवियाँ भेंट करता था, उपहार भेंट करता था उत्कृष्ट कार्य करने वाले को। शाही परिवार में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। शाही परिवार जिसमें शासक वर्ग आता था, इसके अलावा शाही परिवार जैसे जैसे नौकरशाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, शाही नौकरशाही, और इस नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग थी। और नौकरशाही की नियुक्ति के बाद जो अलग विभाग भी था, गुप्तचर विभाग, जिसे सूचना विभाग भी कह सकते हैं, और यह गुप्तचर विभाग के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह की सारी सूचनाएं सम्राट को सीधे प्राप्त होता था, ताकि वह साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर सके। और इसी शाही परिवार के लोग केंद्र से परे जो प्रांतीय प्रशासन थे वहाँ शासन करते थे। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई तो इसकी सीमाएं भी थीं। सीमाएं आपका अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक थी। ठीक है, तो उसी क्षेत्र की चर्चा यहाँ पर की गई है। सीमाओं से परे जो सफाही वंश का शासन था, जो कंधार के क्षेत्रों में था, उस पर इन लोगों का नियंत्रण रखना आवश्यक था, वरना ये भारतीय क्षेत्रों में अकबर या उनके अन्य जो भी शासक हुए, उत्तराधिकारी हुए, जहांगीर, इनके क्षेत्रों पर आक्रमण कर सकते थे। तो उनके साथ उनका संबंध बनाए रखा गया, उन पर नियंत्रण भी रखा गया। ऑटोमन साम्राज्य से भी तीर्थ और व्यापार, इन दोनों के माध्यम से संबंध बनाकर रखा गया। और मुगल दरबार में कई धर्म प्रचारक आए, जिसमें जेसुइट धर्म प्रचारक महत्वपूर्ण हैं। इन लोगों का भी स्वागत किया गया। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, ये बाबर ने जो भी, माफ़ कीजिएगा, अकबर ने जो भी कार्य किया उसमें कट्टरता को कम स्थान दिया गया और धार्मिक उन्माद को कम स्थान दिया गया और धार्मिक सहिष्णुता को अधिक स्थान अकबर ने दिया। अब हम लोग चलते हैं आपका
सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, क्योंकि क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य यही है कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को निश्चित रूप से डील किया जाए, कम से कम समय में आपको उत्तर लिखने, उत्तर से क्वेश्चन से संबंधित सारे उत्तरों का विवरण दिया जाए। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यह तो हमने आपको अभी बता दिया कि मुगल दरबार में पांडुलिपियाँ तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया होती थी, जिसमें पहले कागज़ तैयार करने वाला कागज़ तैयार करता था, यहाँ उसका लिखा भी दिया गया है। अनेक लोग विभिन्न तरह के कार्यों को करते थे। कागज़ तैयार करने वाले कागज़ तैयार करते थे और तैयार पन्नों पर जो सुलेखक होते थे वो बहुत ही सुंदर राइटिंग में जो भी इतिहासकार द्वारा लिखा गया है उसे लिखते थे। उसके बाद उन सुलेखक के बाद चित्र भी बीच में जगह छोड़ दिया जाता था ताकि चित्रकार घटनाओं का सजीव चित्रण कर सके। और सजीव चित्रण के बाद जो कोमलाकार होते थे वो पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे, यानी पृष्ठों को अच्छा से बाइंडिंग से पहले चमकाया जाता था। अंत में जिल्दसाज का काम होता था जो सभी इतिवृत्तों के पृष्ठ को यानी पांडुलिपियों को एक साथ जिल्दसाज करता था, यानी बाइंडिंग करता था। तो यह एक लंबी प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया में सबको महत्वपूर्ण, सभी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, परंतु सभी लोगों को इतनी ख्याति नहीं मिली। सुलेखकों को काफ़ी ख्याति मिली, चित्रकार को काफ़ी ख्याति मिली, परंतु जो जिल्दसाज होते थे, पेपर बनाने वाले होते थे, कागज़ बनाने वाले होते थे, उन्हें ख्याति बहुत कम मिली। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कार्य और विशेष उत्सवों के दिनों में किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया गया। इसमें यह कहा गया है कि किस तरह से शासक को और शासक का अभिवादन, शासक के प्रति समर्पण, इन बातों को जोड़ दिया गया। तो इसमें कई बातें होती थी। मुगल दरबार में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व था। लोगों को उनकी हैसियत के क्रम में, कहने का मतलब है कौन छोटा अधिकारी है, कौन बड़ा अधिकारी है, उस क्रम में बैठाया जाता था। मुगल दरबार में किसी भी प्रकार का अगर लोग अशिष्ट व्यवहार करते थे यानी अनुशासन का उल्लंघन करते थे तो तुरंत ही उन्हें दंडित किया जाता था, चाहे वह बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो। अभिवादन का भी एक अलग अलग प्रक्रिया थी। लोग झुककर सलाम करते थे और बाद के शासकों ने जमीन को चूमकर सलाम करने की परंपरा, जिसे सजदा कहा जाता है, उसे शुरू किया। अगला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। शाही परिवार की स्त्रियां, जिसे शाही हरम के नाम से भी जाना जाता था, और उसमें आपको मुगल शासकों की पत्नियां, उनके माता, उनकी फूफा वगैरह सभी लोग आती थी, उनका महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है। राजकुमारियों को कई वित्तीय कार्य भी दिए गए थे और वो वित्तीय कार्य भी करते थे। जैसे अकबर के समय हुमायूं की बहन, जिसका नाम गुलबदन बेगम था, उन्होंने अकबर के आग्रह पर अपने भाई यानी हुमायूं के समय का गुलबदन बेगम ने पूरा इतिहास लिखा, जिसे हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देखिए शाहजहानाबाद के हृदय स्थल, जिसे चांदनी चौक के रूप में जाना जाता है, उसकी रूपरेखा भी मुगल हरम यानी मुगल महिलाओं द्वारा ही तैयार की गई थी। इसके अलावा जब मुगल अबुल फजल ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया तो उसने, क्योंकि उसके पास स्रोत की कमी थी, इसलिए उन्होंने शाही महिलाओं से भी इसकी सहायता ली और उनके द्वारा वर्णित बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का निश्चित रूप से चित्रण किया। तो कहने का मतलब है, चाहे सत्ता के क्षेत्र में हो, चाहे राजस्व विभाग के क्षेत्र में हो, मुगल महिलाओं को विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाती थी, जैसे उन्हें कुछ जागीरें प्रदान की जाती थी। तो इन सभी क्षेत्रों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न आपका चौथा है। कुल 9 प्रश्न इसमें हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया। जो हमने अभी आपको सफावी वंश के बारे में थोड़ा सा बताया, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। मुगल जो शासक थे वो अपने देश की सीमाओं से परे भी जो भी राजनीतिक सत्ता स्थापित थी, जैसे ईरान में सफावी वंश था
ऑटोमन तुर्क का साम्राज्य था, तो इन सब से भी अपना संबंध स्थापित करके रखता था। इसका कारण कई था। पहला तो सामरिक महत्व था, यानी अपने सीमाओं की सुरक्षा करना था। दूसरा था उन देशों के साथ संबंध अगर अच्छा रखा जाएगा तो वहाँ से व्यापार होगा, वहाँ से आर्थिक विकास होगा। इन सारी चीज़ों का स्थान जो सीमाओं से परे जो विदेशी शासकों के साथ संबंध था उसको निर्धारण करने में महत्वपूर्ण था। जैसे मध्यकाल में अफगानिस्तान और ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्र में अलग करने वाले हिंदू कुश पर्वत महत्वपूर्ण सीमा थी। जो हिंदू कुश पर्वत थी उसे पार करके ही कोई भी व्यक्ति भारत के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता था। कंधार और आज के आधुनिक पाकिस्तान में आकर भारतीय सीमाओं को आक्रमण कर सकता था। और अकबर के समय भारतीय सीमा हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी। इसलिए अकबर ने उन क्षेत्रों के, अकबर के बाद के अन्य उत्तराधिकारियों ने हिंदू कुश पर्वत के आसपास काबुल, कंधार इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सैनिक चौकियां स्थापित की ताकि बाहर से होने वाले आक्रमणों से इसकी रक्षा की जा सके। पश्चिमी एशिया यूरोप के साथ व्यापार स्थल मार्ग से होता था। अकबर के मुगल समय में भी होता था, मुगल समय से पहले दिल्ली सल्तनत में भी होता था, आपका मौर्य काल में भी व्यापार का जिक्र है। तो व्यापार को निश्चित रूप से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जो ऑटोमन साम्राज्य की मैंने चर्चा की, जो तुर्की थे, वहाँ से व्यापार और तीर्थस्थल दोनों के रूप में इसको बढ़ावा दिया गया। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा यह इसलिए भी जरूरी था ताकि सामरिक महत्व तो था ही, व्यापार का मुद्दा तो था ही, साथ ही साथ यह भी था कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपने क्षेत्रों को, जैसे मदीना वगैरह, मक्का वगैरह, ये, और चूँकि मुगल मुस्लिम थे, इसलिए इन क्षेत्रों से तीर्थ यात्रा का भी काम किया गया। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस प्रकार प्रांतीय प्रशासन पर या प्रांतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था। मुगलों की शासन व्यवस्था 3 स्तरों में थी: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, ठीक है। निश्चित रूप से आज भी आप देखें कि केंद्र में सरकार है और कई राज्य हैं। राज्य जिसे उस समय प्रांत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए शासन को केंद्रीकृत की जगह विकेंद्रीकृत किया जाता है। तो उसी तरह प्रांतीय शासन व्यवस्था में प्रांत महत्वपूर्ण था, ठीक है। जैसे और कई प्रांत होते थे। जैसे अकबर के समय, यहाँ देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी, जहांगीर के समय 17 और शाहजहां के समय यह प्रांतों 22 तक पहुंच गई थी। औरंगजेब के समय 21 थी। यानी जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हो गया, प्रांतों की संख्या भी बढ़ती गई। प्रांतीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे जिनके बारे में यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। सूबेदार, यह प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था, कोई अन्य व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। सम्राट इसकी नियुक्ति स्वयं करता था। इसे सिपा सालार आदि नामों से भी जाना जाता था। यह डायरेक्ट सम्राट के प्रति उत्तरदायी था और प्रांत में होने वाली सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था और सम्राट को इसकी सूचना देता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वह वित्त विभाग का था, जिसे दीवान कहा जाता था। दीवान प्रांत का प्रमुख वित्तीय अधिकारी था। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, परंतु जो केंद्रीय दीवान होता था, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री आप कह सकते हैं, उसके परामर्श को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। यह जो प्रांतीय दीवान था वह सूबेदार के अधीन नहीं था, बल्कि किसके अधीन था? केंद्रीय दीवान के अधीन था। यानी यहाँ देखिए, राजस्व विभाग को, यानी प्रांतीय राजस्व व्यवस्था को और प्रांतीय कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था को, दोनों को अलग रखा गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था का हेड सूबेदार को बनाया गया और प्रांतीय राजस्व व्यवस्था का हेड दीवान को बनाया गया, जो सीधे केंद्रीय दीवान के नियंत्रण में था। और सूबेदार सीधे किसके नियंत्रण में था? सीधे तौर पर वह सम्राट के नियंत्रण में था और केंद्रीय दीवान भी सम्राट के नियंत्रण में था। यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय दीवान पर ही
सम्राट का ही अधिकार था। यह प्रांतों में होने वाले सारे आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, राजस्व का लेखा जोखा रहता था, इसकी सूचना सीधे केंद्र को देता था। जो भी अधिकारी विजिट करने आते थे, प्रांतों का निरीक्षण करने आते थे, आय व्यय से संबंधित उन सभी चीज़ों की जानकारी और उनका सारे क्रियाकलापों का संचालन यह करता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य था प्रांत में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना, शहरों की सुरक्षा करना। चौथा जो प्रमुख अधिकारी प्रांत का था वह वाक्यानवीस होता था। वाक्यानवीस का मतलब है सूचना विभाग या गुप्तचर विभाग। वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग को कहते थे और प्रांतों में गुप्तचर विभाग एक स्वतंत्र विभाग था जो सीधे केंद्र यानी सम्राट से जुड़ा हुआ था। प्रांतों की सारी गतिविधियों की सूचना सम्राट को मिलती थी, जिससे प्रांत में अगर सूबेदार किसी तरह की मनमानी कर रहा है, दीवान मनमानी कर रहा है या बख्शी मनमानी कर रहा है या अन्य किसी भी तरह का इशू है, तो वो सारे जानकारी गुप्त रूप से सम्राट को मिलती थी और सम्राट उस समस्याओं को सुलझाता था। चौथा था वो कोतवाल था, जो प्रांत की राजधानी तथा महत्वपूर्ण नगरों की सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का, शांति का, व्यवस्था का, स्वास्थ्य का, सफाई का, ये सारी चीज़ों का प्रबंध कोतवाल को करना होता था। सदर और काजी, प्रांतों में दो और महत्वपूर्ण अधिकारी थे, सदर और काजी, और ये दोनों पद जो है प्रायः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में जो वह होता था प्रजा के नैतिक चरित्र का मूल्यांकन करता था, उसकी देखभाल करता था, और काजी के रूप में वह प्रांत में प्रमुख न्यायाधीश था, यानी न्याय करता था। न्याय का हेड प्रांत में काजी ही था और वह सदर का पद भी संभालता था, और सेंटर में न्याय का हेड सेंट्रल काजी होता था, परंतु सभी न्याय विभाग का प्रमुख हेड सम्राट होता था। अंतिम रूप से आप सम्राट के यहाँ अपील कर सकते थे। तो इन अधिकारियों के माध्यम से प्रांतों की शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। अब केंद्र इस पर किस प्रकार नियंत्रण करता था? सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन के प्रति पर्याप्त रुचि रखता था, चाहे वह कोई भी प्रांत हो, चाहे कंधार प्रांत हो, गुजरात का प्रांत हो, बिहार का प्रांत हो, सभी प्रांतों में जो भी प्रशासन हो रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है उसमें सम्राट डायरेक्ट भूमिका अदा करता था। सम्राट जो प्रांत का मेन अधिकारी था वह सूबेदार होता था और इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा स्वयं की जाती थी, कोई और नहीं करता था, और वह सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रशासन की कार्यकुशलता के बनाए रखने के लिए सूबेदार को, जो सूबे का या प्रांत का प्रधान होता था, उसे 3 या 5 वर्षों के बाद उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण भी कर दिया जाता था, ताकि एक जगह अगर कोई सूबेदार है तो वह निश्चित रूप से उन क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व बढ़ा लेगा, इसलिए अच्छा है कि उसका वहाँ से 3 या 5 वर्षों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे सम्राट नियंत्रण रखता था। कुशल गुप्तचर व्यवस्था थी जिसकी हमने चर्चा की, जिसके माध्यम से सम्राट को सारी सूचनाएं मिलती थी, और समय समय पर सम्राट स्वयं प्रांतों का भ्रमण करता था ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था वहाँ उत्पन्न न होने पाए। उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। यानी मुगल इतिहास के बारे में जो भी विवरण दिए गए हैं उसमें किन किन बातों का विशेष उल्लेख है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो मुगलों में यह परंपरा थी कि वह अब स्वयं दरबारी इतिहासकार की नियुक्ति करता था, और दरबारी इतिहासकार सम्राट के सारे कार्यों का, चाहे उसके शाही जीवन का चित्रण हो, शाही परिवार का चित्रण हो, युद्ध का चित्रण हो, उसकी नीतियों का चित्रण हो, सभी बातों को लिखता था। और ऐसा भी था कि जब वह सम्राट के अधीन कार्य कर रहा है तो सम्राट के प्रति कुछ, सम्राट की नीतियों की आलोचना तो कर नहीं सकता है, तो सम्राट की नीतियों की बखूबी बड़ाई ही करता था। तो इस बातों की यहाँ चर्चा करना है। तो पहला तो है मुगल इतिवृत्त अथवा इतिहासों के प्रमुख लक्षण, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया कि इतिवृत्त, और ये इतिवृत्त नाम दिया अंग्रेज़ों ने। मुगल दरबारी इतिहासकार जो भी लिखते थे उसे अंग्रेज़ों ने क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त का नाम दिया, जिसमें प्रमुख है अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। ठीक है, ये प्रमुख इतिवृत्त हैं। अकबरनामा अकबर के समय, शाहजहांनामा शाहजहां के समय, आलमगीरनामा सम्राट औरंगजेब के समय,
लिखी गई इतिवृत्त है, यानी दरबारी इतिहासकारों ने उस समय इतिहास की पुस्तक लिखी। इतिवृत्त द्वारा मुगल राज संस्थाओं के विषय में सभी तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान की गई है। जो भी मुगल शासक करते थे उससे संबंधित जो भी तथ्य होते थे, सारी चीज़ों की रचना इतिवृत्तों में हमें आराम से मिल जाती है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रभुत्व राज्य की छवि को प्रस्तुत करना था। कहने का मतलब है मुगल शासक ये चाहते थे कि इतिहास के माध्यम से जो भी लोग हैं वह जाने कि मुगल शासक की नीतियाँ क्या है, उनके कार्य क्या हैं, ये सारे वो जानना चाहते थे या बताना चाहते थे अपनी प्रजा को। इसके अलावा मुगल इतिवृत्त द्वारा यह भी कहने की कोशिश की गई कि जो भी मुगल सत्ता का विरोध करेगा वह मुगल सत्ता का विरोध करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, मुगल सत्ता निरंतर कायम रहेगी और उनका सफाया किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलक्षण थी कि भावी पीढ़ियों को शासन का विवरण उपलब्ध कराना था। ठीक है, अकबर शासन किया, उसकी मृत्यु हो गई, अगर उसके समय का इतिवृत्त की रचना अकबरनामा में नहीं की जाती तो उसके आने वाले पीढ़ी, चाहे जहांगीर हो, शाहजहां हो, हुमायूं और उसके बाद औरंगजेब हो, तो उन्हें यह कैसे पता चलता कि उनके दादा परदादा या उनके पिता ने किस प्रकार शासन किया, इतने बड़े साम्राज्य की जो नींव रखी उसे किस प्रकार संगठित किया। इसलिए भी इतिवृत्तों की रचना की गई थी। और आज हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास भी उस समय के शासन को जानकारी प्राप्त करने का इतिवृत्त बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो इस तरह जो इतिवृत्त की रचना की जो भाषा थी वह पहले तुर्की थी। मैंने आपको पहले बताया बाबरनामा तुझके बाबरी जो बाबर ने स्वयं लिखा है अपनी आत्मकथा, वह तुर्की भाषा में थी, परंतु धीरे धीरे उस भाषा को अकबर ने छोड़ दिया और फारसी भाषा को अपनाया। और आगे चलकर फारसी भाषा और भारत की जो हिंदवी भाषा थी या हिंदी भाषा थी उससे मिलकर एक नए भाषा का उदय हुआ जिसे उर्दू नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ देखिए एक नई भाषा का जन्म हुआ हिंदवी और फारसी भाषा के समन्वय से, जिसे उर्दू कहा जाता था। मुगल इतिवृत्ति की एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह था कि वहाँ रंगीन चित्र का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया गया है। और ये जो रंगीन चित्र होते थे वो विभिन्न घटनाओं को सजीव रूप प्रदान कर देते थे। जो इतिवृत्त के रचनाकार चाहे अबू फजल हो या अन्य हो, वो नहीं स्पष्ट कर पाते थे, वह भी इतिवृत्त के माध्यम से, माफ कीजिएगा, चित्रों के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। 7वां प्रश्न है, इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा दिए गए तस्वीर के से मेल खाती है। आप एनसीईआरटी की पुस्तक देखिए या भारती भवन की पुस्तक देखिए, या इसमें कुछ चित्र जो हमने आपको दिखाया है वो सारे चित्र अबुल फजल ने अपनी अकबरनामा में भी दिया है, उसका उल्लेख किया है, उन चित्रों को लिया है। तो जो भी चित्र आज हमें वर्तमान में इतिहास की पुस्तकों में मिलते हैं वो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में दिया गया है और दोनों में काफ़ी समानता है, या यूँ कहें वहीं से उठाकर इसे वहाँ डाला गया है। तो जो भी तस्वीर थी वो काफ़ी हद तक मेल खाती थी। ठीक है, कई प्रसिद्ध चित्रकार थे फारस से होकर भारत में आए थे, जैसे अब्दुल समद, मीर मुसब्बिर, ठीक है, दोस्त मोहम्मद। और चित्रकार को चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो या शाहजहां हो, सभी ने काफ़ी प्रश्रय दिया। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल शासकों ने चित्रकारों को काफ़ी प्रश्रय दिया और इस प्रश्रय की शुरुआत के लिए अकबर सबसे योग्य माना जाता था, क्योंकि उसने एक अलग चित्रखाना विभाग की स्थापना की। उसके दरबार में 100 से अधिक चित्रकार होते थे और ये चित्र मुगल दरबार में इन सभी चित्रकारों की चित्रों को प्रस्तुत किया जाता था, जिसका दरबार में सम्राट मूल्यांकन करता था और मूल्यांकन के पश्चात उन लोगों को उचित पदवियां यानी पदोन्नति भी मिलती थी, वेतन भी दिया जाता था। तो और सारे चित्रों को उस समय के जो यूरोपीय चित्रकार थे उस तरह का चित्र मुगल दरबार में भी बनाया जाता था विभिन्न चित्रकारों के माध्यम से।
अगला सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कई चित्र प्रमुख हैं जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है, जैसे 1630 ईस्वी में चित्रित चित्र जिसमें तैमूर बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंप रहा है, फिर अबुल हसन द्वारा चित्रित चित्र जिसमें जहांगीर को देदीप्यमान कपड़ों में और आभूषणों में अपने पिता के चित्र को अभी जो हमने सबसे ऊपर में दिखाया था चित्र हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया है, ये सारे काफ़ी जीवंत चित्र हैं। उसके बाद 1640 में जो चित्रित चित्र है जिसमें जहांगीर शहजादा खुर्रम को पगड़ी में लगाई जाने वाली मणि दे रहा है, ये सारे चित्र जो हैं वो काफ़ी सुंदर हैं, सजीव हैं और जो भी चित्र प्रयोग किए गए हैं अध्याय में उससे काफ़ी मेल खाते हैं। मुगल अभिजात वर्ग के विभिन्न अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने। मुगल अभिजात वर्ग यह जो है शासन का प्रमुख आधार था। सम्राट के बाद अभिजात वर्ग ही था जिसमें सैनिक हेड भी आते थे, दीवान के हेड भी, राजस्व विभाग के भी हेड आते थे, गुप्तचर विभाग के हेड भी आते थे। ये सारे मुगल प्रशासन की नींव थी और मुगल दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इनकी नियुक्ति भी की जाती थी और शुरू में ईरानी और तुरानी मूल के लोग इसमें ज़्यादा थे, परंतु लगभग 1560 ईस्वी के बाद राजपूतों का यानी भारतीय राजपूतों का इसमें प्रवेश हुआ और भारतीय मुस्लिमों का भी इसमें प्रवेश हुआ अकबर के समय में। ठीक है, तो इसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में मराठे भी इस नौकरशाही में शामिल हुए। मीर बख्शी और जो भी अन्य विभाग था इसमें सम्राट स्वयं नियुक्त करता था अपने प्रमुख परामर्शदाताओं के साथ। वह इन नौकरशाहों की स्वयं नियुक्त करता था और ये इन नौकरशाहों में से किसी को केंद्र में प्रांत दीवान बनाया जाता था, किसी को प्रांत में दीवान बनाया जाता था, तो विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती थी। राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। राजत्व का सिद्धांत, आप किसी भी, मैंने अक्सर बोला है, आप किसी भी वंश में चले जाएं, राजत्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है, जिसमें निश्चित रूप से यह कहा जाता है कि राजा को देवों ने, ईश्वर ने राज्य करने के लिए शक्ति प्रदान की है। और इसके जो मुगल वंश का जो राजत्व का सिद्धांत था उसके निर्माण करने में अकबर का सहयोगी अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था। राजत्व को सिद्धांत को औरंगजेब को छोड़कर प्रायः सभी मुगल शासकों ने अपनाया। जहांगीर ने इसे पूरी तरह अपनाया, शाहजहां उससे हल्का सा अलग हुआ, परंतु औरंगजेब पूरी तरह से उससे विमुख हो गया। राजत्व के सिद्धांत का मुख्य आधार जो है वो माना जाता है सुहरावर्दी, जो एक सूफी संत थे जिनकी मृत्यु 1191 ईस्वी में थे, वहाँ से माना जाता है। ठीक है, अबुल फजल ने भी उनका उदाहरण दिया है। राजपथ का जो दिव्य सिद्धांत था उसमें कई साक्ष्यों को प्रयोग किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो प्राचीन दंत कथा थी उसके अनुसार, उसमें वर्णित दंत कथा के अनुसार मंगोल रानी जिसका नाम था अलान कुआ, वो अपने शिविर में सोई हुई थी और उन पर सूर्य की किरण का प्रकाश पड़ा और उस सूर्य की किरण से वह गर्भवती हो गई और उससे पुत्र को जो जन्म दिया, उसमें कहा जाता है कि सूर्य की किरण का अंश उनके पुत्र में था और उनके आने वाले वंशजों में भी उसी अंश को समाविष्ट माना गया है। जो हमने आपको पहले कहा कि बाबर मंगोल से संबंधित था, तो इस तरह देवताओं से ईश्वरीय गुण या ईश्वरीय पुंज या ईश्वरीय दिव्य प्रकाश मंगोलों से होते हुए बाबर और फिर उसके अन्य बेटों और में आया, अकबर तक आया और बाद में भी आया, तो इसे दिव्य प्रकाश का सिद्धांत माना जाता है। चित्रों द्वारा दिव्य सिद्धांत के विचार का संप्रेषण, जो हमने आपको चित्र कुछ देर पहले दिखाया, ठीक है, जिसमें बाबर को मुकुट प्रदान किया गया है, जहांगीर का महिमा मंडन किया गया है, ठीक है, इन सभी चित्रों के माध्यम से भी दिव्य प्रकाश या दैवीय सिद्धांत या राजत्व सिद्धांत को बलवत यूँ कहें कि मुख्य रूप से मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया है। और चित्र एक ऐसा माध्यम होता है जो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दिमाग में काफ़ी जल्दी बैठ जाता है। धर्म और राजनीति में पृथकीकरण,
यह मुगल राजत्व का एक प्रमुख सिद्धांत था। धर्म को और राजनीति को दोनों को अलग रखा गया। अकबर का स्पष्ट कहना था कि शासन करने के लिए उलेमा वर्ग का वर्चस्व, उलेमा यानी कि यूँ कहें कि काजी और अन्य लोगों का वर्चस्व जो है वो शासन पर या शासक पर नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह था कि अगर उलेमा वर्ग का प्रभाव होता तो भारत की जो मुस्लिम विहीन जनता थी, यानी जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानती थी, उस पर मुस्लिम धर्म थोपने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाता। परंतु अकबर ने इन दोनों चीज़ों को अलग रखा और स्वयं को न्याय व्यवस्था का हेड बनाया। अर्थात किसी भी तरह की कोई न्याय से संबंधित अंतिम फरियाद करनी है तो वह सम्राट के पास होगी, ना कि मुस्लिम धर्म के प्रमुख उलेमा के पास। तो इस तरह धर्म और राजनीति को अलग करने की नीति अपनाई गई। सुलह कुल की नीति, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी। सुलह कुल यानी इसके साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, जरथुस्ट सभी धर्म को, जेसुइट सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार था। ठीक है, तब तक ये अधिकार था जब तक वे आपस में झगड़ा न करें, अर्थात सुलह एक कुल, सभी कुलों के में सुलह हो, शांति व्यवस्था हो, जब तक वे राज्य को किसी भी प्रकार का हानि न पहुंचाते हों। अगला है राजनीतियों के माध्यम से सुलह कुल के आदर्श को लागू करना। जो भी राज्य की नीतियां थी, जैसे आप देखिए कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने हटा दिया, 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया। यानी राज्य जो है वो अपनी नीतियों के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय भी स्थापित करने का प्रयास करता था। अगला है प्रतीकों द्वारा न्याय विचार का दृश्य रूप में निरूपण करना। दृश्य के माध्यम से यह कोशिश की गई कि चित्रों के माध्यम से यह कोशिश की गई, यह बताया गया कि सम्राट न्याय व्यवस्था में काफ़ी यकीन करता है और सही न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार आपका सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ, बाकी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही लीजिएगा। जैसे अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, तो चीन में थी। अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? ठीक है, तो ये जो सभी नाम आप देख रहे हैं, चाहे वो बेब्रिज हो, ब्लॉकमैन हो, जैरेट हो, इन सभी ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कई प्रश्न हैं, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, वो सारा मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन है जैसे 1600-1700 के मध्य भारत की आबादी कितनी थी, तो लगभग 5 करोड़ थी। आईने अबुल फजल ने किस पुस्तक की रचना की, तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, जो 3 खंडों में है। तो इस प्रकार यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यानी आज का यह चैप्टर समाप्ति की ओर है, यह समाप्त हो गया, जिसमें मैंने थोड़ा सा चर्चा की आपको मुग़ल दरबार और मुग़ल इतिहास और मुग़ल शासकों के बारे में, और उसके बाद सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को डील कर दिया, संभावित प्रश्नों को। तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं भी लिखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर भी प्रयास करें, तो आपका 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको दिया ही गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।